हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसका काफी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है, ये एक नियम है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, कंजप्शन, मार्केट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, दोनों चीजें एक दूसरे से एक तरह से जुड़ी हुई हैं। मांग और सप्लाई यानी कि मांग और आपूर्ति जो होती है, आपूर्ति अपनी मांग से जितनी मार्केट में सप्लाई हो रही है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ये किसमें आता है या किसमें कहा गया है? जो निवेश होता है, मुद्रास्फीति है, उपभोग है या फिर बाजार, तो ये मार्केट में कहा गया। ये मार्केट का एक रूल होता है। तो जैसे जैसे सप्लाई होती जाती है चीजों की, वैसे वैसे डिमांड भी अपने आप बनती जाती है। कोई नया प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में लोग नहीं जानते हैं, जैसे जैसे मार्केट में आता है लोग उसे देखते हैं, लोग परचेज करते हैं, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली डिमांड भी उसकी क्रिएट होने लगती है। लेकिन इससे डिपेंड करता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो आवश्यकता होनी चाहिए, लोगों की नीड होनी चाहिए लोगों को उसकी, और साथ ही प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए। बहुत सी चीजें भी इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे सप्लाई होती जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी क्रिएट होती जाती है। तो ये मार्केट का एक रूल है, बाजार का एक रूल है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय सिद्धांत की धारणा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी? प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेल्स लॉ, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। क्वेश्चन में कह रहा है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। तो आपने क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स मॉडल्स पढ़े होंगे जिसमें आपके कुछ नियम हैं, स्पेशली इसमें सेल्स का लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत से टाइप के होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरीज दे रखी हैं। तो रोजगार का जो जो शास्त्रीय सिद्धांत है यानी जो क्लासिकल थ्योरी है, जो स्पेशली किससे रिलेटेड होती है, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि कौन सी इसकी अजम्पशन नहीं है, इसकी धारणा नहीं है या इसमें शामिल नहीं किया जाता, कि मूल्य का लचीलापन होना, बेरोजगारी है, से का नियम जो है, या फिर मूल्य की तटस्थता है। तो समझ लेते हैं एक बार कि क्लासिकल थ्योरी है क्या। यहाँ पर इस सिद्धांत में मान्यता होती है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी उसमें जो कीमत प्रणाली होती है, जो प्राइस मेथड एक तरह का होता है, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, यानी कि पूरी तरह से फ्री होता है। अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमी होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और जितने भी साधन होते हैं पूर्णतः स्वतंत्र होकर के अपना काम करते हैं। उन्होंने माना था कि कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जबकि जो इकोनॉमी होती है वहां पर पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सिचुएशंस अपने आप चेंज होकर अपने आप को समायोजित करती हैं, वापस से पूर्ण रोजगार पर आ जाती हैं। उनका मानना था कि इसमें बेरोजगारी जैसी कोई चीज नहीं रहती है। अगर बेरोजगारी अल्पकाल के लिए उत्पन्न भी होती है तो साथ जो अर्थव्यवस्था में बाकी जो शक्तियां क्रियाशील होती हैं, एक्टिव रहती हैं, वो ऑटोमेटिकली उस बेरोजगारी को समाप्त कर देती हैं। तो इन्होंने बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को उसमें शामिल नहीं किया था। बाकी जो आपका प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर सेल्स लॉ है या फिर न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है, तीनों ही इसमें इंक्लूड हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत में बचत और निवेश के बीच समानता किसके द्वारा लाई जाती है? इन क्लासिकल थ्योरी द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम, कंजप्शन, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसी सिद्धांत में जो भी मैंने आपको समझाया है कि जो बचत होती है, सेविंग्स होती है और जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बीच समानता, इक्वलिटी कैसे लाई जाती है कि जितना हम बचत कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग निवेश भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा मिल रहा है, रेट जो इंटरेस्ट की दर है वो अच्छी है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं अपनी बचतों को। अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो शास्त्रीय सिद्धांत है या फिर जो क्लासिकल थ्योरी है, इसमें सेल्स लॉ भी आता है और आपका क्लासिकल इंटरेस्ट थ्योरी भी आती है, साथ ही जो श्रम के मांग और पूर्ति सिद्धांत है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, उसका एक तत्व होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है। द नॉर्मल कंडीशन ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन क्लासिकल थ्योरी इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यही सिद्धांत जो मैंने आपको बताया है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही है ये मेनली। इसमें जो सामान्य स्थिति होती है उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल जो सिचुएशन चल रही होती हैं, ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि अल्प रोजगार रहता है, पूर्ण रोजगार रहता है, सामान्य बेरोजगारी रहती है या फिर घर्षण बेरोजगारी रहती है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें माना जाता है कि जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो पूरी तरह से रहता है, सब एम्प्लॉयड होते हैं। और अगर कुछ अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अव्यवस्था आती भी है तो इकोनॉमी में कुछ ऐसी शक्तियां होती जो अपने आप कार्यशील होती हैं और उसको वापस से रोजगारी की अवस्था में ला देती है, यानी कि वहां पर बेरोजगारी नहीं रहेगी, पूर्ण रोजगार होता है जब साम्य की अवस्था होगी, संतुलन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का समीकरण संबंधित है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज एसोसिएटेड विद पिगू, जेबीसे, मार्शल, इरविंग फिशर। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज होता है वो किससे रिलेटेड है, वो हो जाता है इरविंग फिशर से। जो इरविंग फिशर थे, मुद्रा का जो विनिमय माध्यम कार्य होता है, मुद्रा के मनी के बहुत से कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें एक काम ये भी होता है कि विनिमय माध्यम का, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए, जैसे कि पहले जो था वो पहले के टाइम में प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था, यानी कि वस्तु विनिमय होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मौद्रिक विनिमय हो रहा है। हम जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उसके बदले में हम मुद्रा यानी कि पेमेंट करते हैं, मनी देते हैं। तो आज के अगर विनिमय का माध्यम माना जाए तो कौन है, वो मुद्रा है, मनी है। उसी से रिलेटेड इन्होंने अपना एक समीकरण दिया था जिसे एक्सचेंज इक्वेशन बोला जाता है, और जो ये सिद्धांत है ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहलाता है। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण इनका है mv इज इक्वल टू पीटी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं p इज इक्वल टू mv अपॉन टी। तो mv क्या हो जाएगा, mv हो जाती है, m होता है प्रस्तुत मुद्रा की मात्रा और v हो जाता है मुद्रा के चलन का वेग, p हो जाता है सामान्य कीमत स्तर और t हो जाएगा सौदों की कुल मात्रा, यानी कि कितना विनिमय योग्य वस्तुएं या सेवाओं की कुल पूर्ति की गई है, ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इनका समीकरण है। बाद में इस समीकरण में इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए थे और साख मुद्रा को भी इसमें शामिल किया था। तो साथ में इनका जो अब विस्तृत स्वरूप है विनिमय समीकरण का, वो क्या हो जाएगा, mv प्लस mv इज इक्वल टू pt। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो उनका संशोधित है या फिर जो उन्होंने जिसमें साख मुद्रा को भी शामिल किया था वो समीकरण इनका इस तरह से होगा। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य स्तर और मुद्रा की मात्रा के बीच सीधा संबंध समझाने वाले सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है। The theory explaining the direct relationship between the price level and quantity of money is known as quantity theory of money, sales law of market, real theory of interest, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मूल्य स्तर होता है यानी कि जो प्राइस लेवल होता है और जो मुद्रा की मात्रा होती है उसके बीच में एक सीधा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। उसको जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो कौन सी होगी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या फिर से का जो बाजार का नियम है, ब्याज का वास्तविक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन बताएगा, जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वो इसके बारे में हमें बताता है। और एक प्रेशर का दृष्टिकोण भी है, इसमें क्या रहेगा, इसे माना जाता है कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो मुद्रा मूल्य निर्धारण के मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होता है या उसका एक विशिष्ट रूप ही है। इसमें क्या माना गया है या इसके समर्थक जो थे उन्होंने क्या माना था, जो वस्तुओं के मूल्य की तरह ही मुद्रा का भी अपना एक मनी जो होती है उसका भी अपना एक मूल्य होता है और मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा ही निर्धारित होता है, यानी कि जितनी मुद्रा की मांग है और उसकी जितनी पूर्ति हो रही है उसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उसका मूल्य क्या है। जैसे कि आप इन्फ्लेशन में, मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपको बताया था, जो मुद्रास्फीति होती है तो वहां पर मुद्रा की क्रय शक्ति है, मुद्रा का मूल्य ही होती है। उसमें यह रहता है कि अगर मुद्रा बहुत ज्यादा मार्केट में फैल गई है तो मुद्रा की क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर या मुद्रा का मूल्य घट जाता है, लेकिन अगर मुद्रा की मात्रा मार्केट में कम है मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन जो इसके समर्थक थे, विचारक थे, उन्होंने माना था कि जो शॉर्ट टर्म होता है, अल्पकाल होता है, उसमें मुद्रा की मांग जो हो जाएगी वो स्थिर हो जाती है, तो वहां पर मुद्रा की मूल्य पर जो प्रभाव ज्यादा डालती है। जो इरविंग फिशर थे उन्होंने कहा था कि मुद्रा की जो मांग होती है वो शुद्ध रूप से अर्थव्यवस्था में विनिमय सौदों की मात्रा से निर्धारित होती है, कि अर्थव्यवस्था में
जो कितना ज़्यादा एक्सचेंज किया जा रहा है, कितना ज़्यादा मुद्रा को यूज़ किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करती है कि उसकी जो मुद्रा की जो डिमांड होगी, मांग होती है। उसी से रिलेटेड ये आपका सिद्धांत भी है, जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत में रोजगार का स्तर एक कार्य है। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल, मनी वेज रेट, क्वांटिटी ऑफ मनी, रियल वेज रेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें जो रोजगार का स्तर होता है या जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, किसका कार्य होता है? तो वो हो जाता है वास्तविक मजदूरी की दर, यानी कि रियल वेज रेट की वास्तव में मजदूरी की दर कितनी है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया था? द कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज डेवलप्ड बाय फिशर, अल्फ्रेड मार्शल, पिगू, केन्स। तो यहाँ पर जो मुद्रा के सिद्धांत दिए थे उसमें जो कैम्ब्रिज इसका वर्जन है वो किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ये वर्जन दिया था जो केन्स थे उन्होंने दिया था। जो केन्स थे वो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। बुक का नेम भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। उसमें एक उन्होंने अपना समीकरण भी दिया था और इसके सिद्धांत के बारे में भी बताया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय सिद्धांत में पूर्ण रोजगार के लिए बाधा नहीं है? Which of the following is not an obstacle to full employment in classical theory? Excess of saving over investment, liquidity trap, price rigidity, wage flexibility। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें जो पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसकी बात की जा रही है इसमें, उसके लिए कौन सी बाधा नहीं होगी? तो निवेश पर बचत की अधिकता या फिर तरलता जाल या फिर मूल्य कठोरता, ये तीनों ही इसकी बाधा नहीं है। कौन सी बाधा हो जाएगी? जो वेज फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मजदूरी में लचीलापन होता है, वो इसकी एक बाधा बन सकती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था है, तो उसमें जो बाधा होगी, अगर आपको जो मजदूरी है या जो वेज दिया जा रहा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि बहुत कम ज्यादा हो रही है, तो वहां पर उस स्तर को प्राप्त करना कठिन होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर के परिमाण सिद्धांत का समीकरण बताता है। फिशर्स इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी स्टेट्स दैट P varies directly with income, P varies directly with M, P and M are constant, none of the above। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं या P का अर्थ क्या है या M का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जो परिमाण सिद्धांत है फिशर का, उसके समीकरण में स्पेशली यहाँ पर पी से रिलेटेड क्या रखा है और पी जो होगा किसके साथ रिलेट करता है या किसके अकॉर्डिंग उसका क्या इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि पी वैरीज डायरेक्टली विथ एम। जो पी जो होता है वो एम के साथ डायरेक्टली क्या होगा? बदलता रहता है। पी क्या था? पी जो था वो सामान्य कीमत स्तर था और एम क्या हो जाएगा? एम प्रचलित मुद्रा की मात्रा थी, तो उसके साथ वो डायरेक्टली चेंज होती रहती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि श्रम की मांग एक कार्य है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द डिमांड फॉर लेबर इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको, थोड़ा अलग तरीके से था, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे रखा है। उसका आंसर भी आपका रियल वेज रेट ही रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत में इसकी संभावना है। इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये आपकी क्लासिकल थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, उसमें किस तरह की बेरोजगारी की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि इनका मानना ये है कि पूर्ण रोजगार होता है, अगर अल्पकाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ भी रही है जहाँ पर बेरोजगारी है, तो वापस से सिचुएशंस अपने आप को कवर कर लेंगी और वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल को अचीव कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर ये मानते हैं कि जो स्वैच्छिक बेरोजगारी है, कोई अपनी स्वेच्छा से अगर अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है तो वो रह सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विचार कि मजदूरी में सामान्य कटौती से अंततः पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाएगी, इसका सुझाव दिया था। द आइडिया दैट ए जनरल कट इन वेजेस विल फाइनली लीड टू अ स्टेट ऑफ फुल
फुल एम्प्लॉयमेंट वाज सजेस्टेड बाय कीन्स, मार्शल, जेबी से एसीपी वो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मानना कि जो वेजेस होती हैं उसमें सामान्य से जनरल से अगर हम कटौती कर रहे हैं तो उससे हम जो पूर्व रोजगार का स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर वो बनी रहेगी, उसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर वेजेस में हम थोड़ी सी कमी करते हैं तो उससे पूर्व रोजगार की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किसने माना था? तो जो एसीपीयू थे उनका मानना था। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का नियम कहता है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट सेल्स, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, इनकम जनरेट्स डिमांड, सेविंग क्रिएट डिमांड। अभी ये क्वेश्चन मैंने लिया था तो इसमें ये था कि किससे संबंधित है, तो ये मार्केट से संबंधित है और ये किसका है? ये जो सेल्स थे, जेबी से थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत के तहत निहित कुल उत्पादन कार्य है। The aggregate production function employed under classical theory is long run, short run, no time element, none of the above। तो शास्त्रीय सिद्धांत में जो कुल उत्पादन या हम टोटल प्रोडक्शन के कार्य की बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का टाइम रहता है? तो ये आपका दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है। ये माना जाता है कि दीर्घकाल में हम पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।